Hello everyone, the topic that I am going to cover today is seminal analysis and applied physiology of the semen। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे सेमिनल एनालिसिस। अब सेमिनल एनालिसिस करना ज़रूरी क्यों है, मतलब सीमेन के एनालिसिस से हमें क्या मिलेगा। तो अगर हम सीमेन का एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चलेगा वेदर अ पर्सन इज़ फर्टाइल और इनफर्टाइल। ठीक है, तो फर्टिलिटी चेक करने के लिए हम लोग सेमिनल एनालिसिस करते हैं। तो पैरामीटर्स क्या क्या है सेमिनल एनालिसिस के, तो वो स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ वॉल्यूम, सेकेंड इज़ रिएक्शन एंड पीएच, थर्ड इज़ लिक्विफिकेशन, फोर्थ इज़ स्पर्म काउंट, फिफ्थ इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म, सिक्स्थ वन इज़ मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, सेवेंथ one is pus cells and RBCs, and eighth is fructose level. So these are all the parameters of the seminal analysis, that is volume, reaction and pH, liquefaction, sperm count, morphology of sperm, motility of sperm, pus cells and RBCs and fructose level present in semen. तो ये जो रहे ये है parameters of the सेमिनल एनालिसिस। अब ये किस तरह से हेल्प करेंगे हमको सीमेन को एनालाइज करने में, अब वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल फॉर्म कर लिया। एक पार्ट में है क्वालिटी एंड सेकंड पार्ट में है रिक्वायरमेंट, कि जो क्या क्या क्वालिटीज़ जो है वो सीमेन में प्रेजेंट होनी चाहिए और उसकी रिक्वायरमेंट कितनी कितनी है। सो फर्स्ट इज़ वॉल्यूम ऑफ सीमेन पर एजैकुलेशन। तो इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, तो इट इज़ 1.5 मिलीलीटर और मोर देन 1.5 मिलीलीटर इसकी रिक्वायरमेंट होती है। नाउ सेकेंड इज़ पीएच। पीएच कितना होना चाहिए, तो इट इज़ 7.2 और उससे ज़्यादा। स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए, तो स्पर्म काउंट शुड बी 1.5 मिलियन पर मिलीलीटर और मोर देन दैट। फिर नंबर ऑफ स्पर्म्स इन ईच इजैकुलेशन कितने होने चाहिए, इट इज़ 39 मिलियंस और मोर देन दैट। नाउ नेक्स्ट इज़ अलाइव स्पर्म। जो सीमेन है उसमें कितने स्पर्म्स जो होते हैं एटलीस्ट अलाइव होने चाहिए, तो इट इज़ 58% जो सीमेन में स्पर्म्स है वो अलाइव होने चाहिए या फिर उससे ज़्यादा। नेक्स्ट इज़ मोटाइल स्पर्म्स कितने प्रेजेंट होने चाहिए, तो इट मस्ट बी 40% और मोर देन दैट। एंड लास्ट इज स्पर्म्स विथ नॉर्मल शेप एंड स्ट्रक्चर्स कितने प्रेजेंट होने चाहिए सीमेन में, सो इट शुड बी 4% और मोर। मतलब ये अगर जो टेबल है उसका फुलफिलमेंट हो रहा है देन पर्सन इज़ फर्टाइल। अगर ये इसमें से किसी भी चीज़ का अगर इसमें से किसी भी चीज़ का फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है तो इट मे हैपन दैट पर्सन मे बी स्टेराइल और इनफर्टाइल ड्यू टू वन ऑफ दिस रीज़न। नाउ लेट अस स्टडी द अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ द सीमेन। अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ सीमेन मतलब कि क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ जो होती है वो सीमेन में प्रेजेंट हो सकती है या फिर स्पर्म में प्रेजेंट हो सकती है जो कि लीड कर सकती है इनफर्टिलिटी को, अब वो स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर भी मैंने एक टेबल फॉर्म कर लिया है, दैट इज़ फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है एबनॉर्मलिटी एंड सेकेंड कॉलम में प्रेजेंट है फीचर्स। तो सबसे पहले एबनॉर्मलिटीज़ एक बार रीड आउट कर लेते हैं, दैट इज़ अस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, हिमैटोस्पर्मिया, अजूस्पर्मिया, ओलिगोजूस्पर्मिया एंड टेट्राजूस्पर्मिया। तो दिस आर द एबनॉर्मलिटीज़ एंड दिस आर व्हाट द फीचर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एबनॉर्मल। नाउ फर्स्ट इज अस्पर्मिया, दैट इज़ लैक ऑफ सीमेन। अब ये होता क्यों है, लैक ऑफ सीमेन क्यों प्रेजेंट होता है इसमें, बिकॉज ऑफ द रेट्रोग्रेड एजैकुलेशन। अब रेट्रोग्रेड एजैकुलेशन क्या है, तो होता क्या है, जो सीमेन होता है वो यूरेथ्रा में जाने के बजाय यूरिनरी ब्लैडर में एंटर कर जाता है। अब ऐसा क्यों होता है कि सीमेन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में एंटर कर जाता है, उसके रीजंस या तो ऐसा हो सकता है कि डिसफंक्शन हो गया हो स्पिंचर ऑफ ब्लैडर का जो स्पिंचर है उसका डिसफंक्शन हो गया हो, या तो कोई प्रोस्टैटिक सर्जरी हुई हो, या तो एक्सेस ड्रग ले रहा हो वो पर्टिकुलर इंसान। तो इसके वजह से रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है एंड रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होने की वजह से सीमेन लैक करता है एंड इट कैन लीड टू देन इनफर्टिलिटी। नाउ सेकेंड वन इज ओलिगोस्पर्मिया। अब ओलिगोस्पर्मिया में क्या होता है, देयर इज़ लो वॉल्यूम ऑफ सीमेन। ठीक है, अब ये जो डिसऑर्डर होती है, जेनेटिकल डिसऑर्डर होती है, तो इसमें क्या होता है कि जो वॉल्यूम ऑफ सीमेन होता है वो काफ़ी कम होता है। नाउ थर्ड इज़ हिमैटोस्पर्मिया। अब हिमैटोस्पर्मिया में क्या होता है, हिमैटो मतलब कि आप समझ सकते हैं ब्लड। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो सीमेन होता है उसमें ब्लड का प्रेजेंस दिखाई देता है। प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन सीमेन लीड्स टू हिमैटोस्पर्मिया। इसका कॉज क्या है, मतलब ये होता क्यों है, तो इट मे बी बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ यूरेथ्रा, या तो ऐसा भी हो सकता है इन्फेक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, या तो फिर ये कॉमन कॉन्जेनाइटल ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी हो सकती है। तो इसके कॉज क्या है, इट इज़ इन्फेक्शन ऑफ यूरेथ्रा या फिर इन्फेक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड या फिर ये कॉमन कॉन्जेनाइटल
ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकती है विच विल लीड टू हिमेटोस्पर्मिया। नाउ नेक्स्ट वन इज अजूस्पर्मिया। अजूस्पर्मिया में क्या होता है, दैट इज़ द लैक ऑफ स्पर्म। अब ये जो डिजीज़ होती है ये कॉन्जेनाइटल डिजीज़ है। अब ये देखो, यहाँ पे सीमेन दिया है, लैक ऑफ सीमेन, यहाँ पे लैक ऑफ स्पर्म दिया है, मतलब सीमेन बराबर है लेकिन उसमें जो स्पर्म का काउंट है वो कम है, ठीक है। तो लैक ऑफ स्पर्म दैट इज़ कॉन्जेनाइटल, ये एक कॉन्जेनाइटल डिजीज़ है। अब ये होती क्यों है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड एंड्रोजन के यूज़ के वजह से। आप एक्सेस कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड एंड्रोजन यूज़ कर रहे हैं तो इट कैन लीड टू अजूस्पर्मिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया में क्या होता है, इट इज़ दी लो स्पर्म काउंट। इसमें स्पर्म काउंट जो होता है वो काफ़ी कम होता है, दैट इज़ बिलो 20 मिलियन पर मिलीलीटर। हमने देखो बताया था कि नॉर्मल स्पर्म काउंट जो होता है वो 100 to 150 मिलियन पर मिलीलीटर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, 20 मिलियन पर मिलीलीटर से कम है तो इट कैन लीड टू इनफर्टिलिटी। और इस ये अबनॉर्मलिटी को हम लोग क्या कहते हैं, ओलिगोजूस्पर्मिया, टेट्राजूस्पर्मिया, या फिर हम लोग इसे कहते हैं टेराटोस्पर्मिया। इसमें होता क्या है, जो स्पर्म्स होते हैं उनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है वो एबनॉर्मल होती है। मतलब कि किसी में कोई स्पर्म में 2 हेड्स रहेंगे या फिर टेल नहीं रहेगी, ऐसा कुछ एबनॉर्मल जो मॉर्फोलॉजी अगर प्रेजेंट रहती है स्पर्म्स में तो वो डिजीज़ को हम लोग कहते हैं टेट्राजूस्पर्मिया। अब ये होती क्यों है, इट कैन अकर ड्यू टू द क्रॉन्स डिजीज़, इट कैन अकर ड्यू टू द हॉर्किंस डिजीज़, इट कैन अकर ड्यू टू द सीलिएक डिजीज़। तो ये डिजीज़ होने की वजह से टेट्राजूस्पर्मिया होता है एंड इसके रिजल्ट्स क्या है, तो इट विल लीड टू इनफर्टिलिटी। And this was all about the seminal analysis and applied physiology of the semen. तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो इट इज़ अवेलेबल ऑन माई इंस्टाग्राम ID, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ इसे शेयर कीजिए ताकि आप उन्हें भी हेल्प कर सकें, ठीक है। एंड अगर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को बिकॉज इट मोटिवेट्स अस अ लॉट to create great content for you, and thank you so much for watching this video.